नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए 28 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज और क्विज में हमेशा की तरह प्रश्नों की संख्या है 15। तो ईमानदारी के साथ में अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किए गए एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, जिसे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। डिजिटल स्टेथोस्कोप का निर्माण किस आईआईटी संस्थान के द्वारा किया गया है। जानवरों के लिए संगरोध केंद्र बनाने वाला पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। हैशटैग बी विल विन पहल किसके द्वारा आयोजित की गई और दंपा टाइगर रिजर्व ये आपको किस राज्य में मिलेगा। तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसका नाम है सहयोग। क्या नाम है? इसका नाम रखा है इन्होंने सहयोग। डिजिटल स्टेथोस्कोप ये बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, जिसने क्वारंटाइन और सेफ नाम का ऐप का भी निर्माण किया है। जानवरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने वाला पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। वी विल विन ये पहल आयोजित की गई फीफा के द्वारा। किसके द्वारा? फीफा के द्वारा, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा ज्यूरिक में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। और बी विल विन नाम का जो कैंपेन था, इसमें दुनिया के 50 वर्तमान और पूर्व के फुटबॉलर शामिल हुए। भारत की तरफ से पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया इसमें शामिल हुए थे। दंपा टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा मिजोरम राज्य में। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में ये टाइगर रिजर्व स्थित है। नौसेना के किस कमान द्वारा एयर इवैक्यूएशन पॉड निर्मित किया गया। मिशन अन्न सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत 3 करोड़ लोगों को भोजन कराए जाने का प्रबंध किया गया है। जीनोम सीक्वेंस करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है। IRDAI के द्वारा कारपोरेट प्रशासन के लिए जो समिति गठित की गई है, उसके अध्यक्ष कौन है। और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। नौसेना का जो दक्षिणी कमान है, जो कि आपको मिलेगा कोच्चि में, उसके द्वारा एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया गया है। मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की रिलायंस फाउंडेशन ने। किसने? रिलायंस फाउंडेशन ने। जीनोम सीक्वेंस करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन है? तो पहला संस्थान है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि है पुणे में। और दूसरा संस्थान कौन है? तो वो है GBRC यानी कि गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर। तो ये है दूसरा संस्थान। IRDAI के द्वारा जो समिति गठित की गई है कारपोरेट प्रशासन के लिए, इसके अध्यक्ष है प्रवीण कुटुंबे। क्या नाम है इनका? प्रवीण कुटुंबे। और IRDAI के द्वारा अभी पेटीएम को लाइसेंस दिया गया है बीमा व्यापार में प्रवेश करने के लिए, और इसका मुख्यालय आपको हैदराबाद में मिलेगा। सुभाष खुंटिया इसके प्रमुख हैं। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है, इसका नाम रखा गया है जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पर। IM डिजिटल ये अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। किस कंपनी द्वारा आदिवासी महिलाओं के लिए गोल अभियान यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर ये शुरू किया गया। इंडियन सुपर लीग 2019-20 की विजेता टीम कौन रही। दृष्टिबाधित लोगों के लिए डैशबोर्ड लगाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है। और द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है। तो आइए इनके उत्तर जानते हैं। IM डिजिटल नाम का जो अभियान है, ये शुरू किया गया है केरल राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? केरल राज्य की सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक अभियान है जिसका नाम है बी थिंक डिजिटल, वो शुरू किया है फेसबुक ने। और ये सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया था? उत्तर प्रदेश में। तो ये है IM डिजिटल, फेसबुक वाला है बी थिंक डिजिटल। किस कंपनी द्वारा आदिवासी महिलाओं के लिए गोल अभियान शुरू किया गया? तो ये है मुख्य रूप से ट्राइबल वुमेन्स के लिए, और शुरू किया गया फेसबुक कंपनी के द्वारा। फेसबुक कंपनी इस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। फेसबुक ने अभी रिलायंस जियो में 9% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी है। प्रगति नाम का पोर्टल भी शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। और फेसबुक कंपनी ने स्पेन की जो प्ले गीगा कंपनी थी, उसका भी अधिग्रहण किया है। इंडियन सुपर लीग 2019-20 की विजेता है ATK फुटबॉल क्लब। कौन? ATK फुटबॉल क्लब। और एक हुआ था हीरो आई लीग, ये भी एक फुटबॉल का टूर्नामेंट था, जिसे जीता था मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने।
दृष्टिबाधित लोगों के लिए डैशबोर्ड लगाने वाला अभी 5वां रेलवे स्टेशन बना है चंडीगढ़ का। लेकिन अगर आपसे पहला पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, पहला है मैसूरू। कौन सा? मैसूरू रेलवे स्टेशन। द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमेन, इस पुस्तक को लिखा है ताहिरा कश्यप ने। हालांकि ये पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन वुमेन दिवस के अवसर पर यानी कि महिला दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा ताहिरा कश्यप के द्वारा की गई थी। तो ये रहा आपका क्विज। कितने आपने सही किए वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब वुहान वायरस अपडेट थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्तमान में दुनिया में 30,51,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं। 2,10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 9,17,000 से ज़्यादा लोग इससे रिकवर कर चुके हैं। यूएसए की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अभी तक इस वायरस के कारण 10 लाख मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कई बार जब मैं इस रिपोर्ट को देखता हूं तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता कि आज का समय जब हमारे यहाँ पर साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है तब ये हालात है कि यूएसए जैसे देशों में 10 लाख लोग किसी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो भारत में भी कल 1500 से ज़्यादा नए मामले आए। तो इस तरह से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 29,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। 939 लोगों की डेथ हुई है अपने देश भारत में। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, गुजरात है दूसरे और दिल्ली है तीसरे स्थान पे। तो ये रहा वुहान वायरस अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें पता चलता है कि असलियत में वीडियो आपको कितनी पसंद आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के करंट अफेयर की। अप्रैल 2020 में गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के उल्लंघन को रोकने के लिए कुल कितने अंतर मंत्री स्तरीय टीम का गठन किया है? तो यहाँ पर कुल 5 नई टीम का गठन किया गया है अप्रैल में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये टीम है क्या? तो देखिए, कई सारे राज्य में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर लॉकडाउन के जो नियम है उनका उल्लंघन हो रहा है। तो इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद और सूरत, तेलंगाना के हैदराबाद, तमिलनाडु के चेन्नई और महाराष्ट्र के ठाणे के लिए यहाँ पर आपदा प्रबंधन एक्ट यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो हमारे अतिरिक्त सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया है और ये जाकर के वहाँ पर इन सभी चीज़ों की जांच करेंगे। इससे पूर्व भी सरकार के द्वारा 6 समिति का गठन किया गया था, जिनमें से 2 गठित की गई थी पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए, एक एमपी के लिए था और एक था राजस्थान के लिए। तो अभी तक कुल मिलाकर के 11 ऐसी समितियों का गठन किया जा चुका है। किस राज्य के IIITM संस्थान ने कोविड-19 के अध्ययन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विलोकना यानी कि फाइंडिंग आउट, विलोकना जो कि एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब है पता लगाना, तो इस नाम से एक सर्च इंजन का विकास किया है? तो ये जो IIITM संस्थान है ये मिलेगा केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। IIITM का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि है केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह स्थित है। अब ये सर्च इंजन करेगा क्या? तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो होम पेज है यहाँ पर जाकर के आप कोविड-19 के बारे में कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं और ये दुनिया में कोविड-19 के संदर्भ में जो भी रिपोर्ट हैं, जो भी शोध किए गए हैं, उन सब की जानकारी आपको इस सर्च इंजन के ऊपर मिल जाएगी। कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? तो पहला सरकारी अस्पताल यहाँ पर बन गया है लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक 58 वर्षीय मरीज था, उसको प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल के द्वारा मंजूरी दी गई है कि आप प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस से रिकवर कर जाता है उसके प्लाज्मा का यूज किया जाता है किसी अन्य गंभीर रूप से संक्रमित व्यक्ति के इलाज में। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा थेरेपी का सबसे पहले यूज किसने किया था? तो ये यूज किया था केरल राज्य ने। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई और उसको भी अनुमति दी गई है ICMR के द्वारा। NIT श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस IIT के साथ मिलकर रूहदार नाम से एक वेंटिलेटर का निर्माण किया है? तो ये वेंटिलेटर इन्होंने बनाया है IIT बॉम्बे के साथ मिलकर के। तो
इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब कुछ अन्य वेंटिलेटर भी बनाए गए हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। नासा ने बनाया है वाइटल नाम से वेंटिलेटर, प्राणवायु नाम से आईआईटी रुड़की ने बनाया है, प्रोजेक्ट वायु के अंतर्गत IISc बेंगलुरु ने बनाया है, जीवन लाइट बनाया है आईआईटी हैदराबाद ने, और जीवन नाम का वेंटिलेटर भारतीय रेलवे बना रही है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में। भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट व 50,000 स्टेराइल सर्जिकल दस्ताने भेजे? तो ये भारत ने भेजे हैं बांग्लादेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इससे पहले भी भारत के द्वारा 15,000 हेड कवर और 30,000 सर्जिकल मास्क दिए गए। तो भारत ने बहुत सारे देशों को भेजा है, लेकिन आपको विशेष रूप से याद रखना है मालदीव का नाम, क्योंकि मालदीव को भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत ये जो दवाएं हैं उन्हें भेजा था। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह मलेरिया की एक दवा है जिसका प्रयोग जो कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके इलाज में किया जाता है। माथियस बो ने हाल ही में बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं फिनलैंड के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इस 39 वर्षीय खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने जो 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल जीता था, और 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी ये विजेता रहे थे पुरुषों की श्रेणी में। तो ध्यान रखिएगा माथियस बो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और ये हैं डेनमार्क देश के। कहाँ के? फिनलैंड के नहीं है, ये हैं डेनमार्क के। 21 मार्च से कितने समय के लिए बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया? यानी कि जो बैंक हैं वह हड़ताल नहीं कर सकते हैं 21 मार्च से लेकर के 6 माह तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो सभी बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि 21 मार्च से 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योग सार्वजनिक सेवा उपयोगिता क्षेत्र के रूप में घोषित किया है, यानी कि ये लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय वाले देशों में भारत किस स्थान पे है? यानी कि कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियारों पे खर्च करता है और भारत इस सूची में किस स्थान पे है? तो सिप्री का पहले आपको पूरा नाम ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और सबसे ज़्यादा सेना के ऊपर खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान है तीसरा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस सूची में पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे है चीन और भारत है तीसरे स्थान पे। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियारों को खरीदता है। उस सूची में सऊदी अरब था पहले स्थान पे और भारत का स्थान था दूसरा। और भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? तो वो खरीदता है रूस से, अमेरिका से नहीं खरीदता है, रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है भारत। तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है अमेरिका, चीन है दूसरे स्थान पे, और हथियारों की निर्माता सबसे बड़ी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन जो कि है यूएसए की। किस राज्य की सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की? तो ये जो धन्वंतरी योजना है इसकी शुरुआत की गई है असम राज्य की सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस योजना के अंतर्गत 200 रुपये तक की जो दवाएं हैं उनकी मुफ्त डिलीवरी की जाएगी। इससे ऊपर की होंगी तो उसके लिए डिलीवरी चार्ज भी लिया जाएगा, और आशा कार्यकर्ता और स्वयं सेवकों के माध्यम से इन दवाओं की डिलीवरी की जाएगी। असम राज्य की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जैसे कि एक तो इनका है अभिनंदन योजना, एक है इनका ज्ञान दीपिका स्कॉलरशिप योजना है, उसके अलावा भ्रमण सारथी योजना की भी घोषणा इनके द्वारा की गई है। अपोनार अपान घर योजना भी घोषित की गई है असम राज्य की सरकार के द्वारा। आरबीआई से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी? तो यहाँ पर पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये है क्या? यानी कि आरबीआई ने इस कंपनी को ये अनुमति दी है कि आप एक प्रीपेड वॉलेट कार्ड जारी कर सकते हैं, और ये जो प्रीपेड वॉलेट कार्ड होगा उसे ये एनपीसीआई के साथ में मिलकर के लॉन्च करेगी, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो रुपे कार्ड है उसके सहयोग से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को 1 लाख तक के लेन देन की सुविधा मिलेगी। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करते हैं तो यह
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड फॉरेक्स और भुगतान सेवा प्रदाता एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1994 को हुई थी। मुख्यालय इसका जयपुर में और सीईओ है अमिताभ घोष। किस राज्य ने एक अस्पताल में कोविड-19 के रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट को प्रयोग किया जा रहा है? तो कर्मी बोट नाम का जो रोबोट है इसका प्रयोग किया जा रहा है केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथ ही साथ आपको कुछ अन्य रोबोट के बारे में ध्यान रखना है। केरल में एक जिला है जिसका नाम है कन्नूर। तो यहाँ पर नाइटिंगेल 19 नाम से एक रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में कोबोट रोबोटिक्स नाम के रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है और इन रोबोट के माध्यम से जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं उनको दवाएं और खाने प्रोवाइड कराए जाते हैं, यानी कि खाना उनको दिया जाता है। और आईआईटी रोपड़ के द्वारा वार्ड बोट नाम के रोबोट का निर्माण भी किया गया है। कुछ अन्य रोबोट भी इससे पहले चर्चा में रहे थे, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो एक रोबोट है पेपे, जिसे हाथ धोने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत ने इंग्लैंड की सहायता से बनाया था। सुरैना रोबोट है जो कि 100 भाषाओं में बोल सकते हैं, उसका निर्माण ईरान ने किया है। साइबरा नाम की एक रोबोट है जो कि विशाखापट्टनम की पुलिस यूज कर रही है। सोना 1.5 नाम का एक रोबोट है जो कि रायबरेली के मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में यूज किया जा रहा है। और एक रोबोट है फेडोर जिसका निर्माण किया था रूस ने और इसे इन्होंने भेजा था अंतरिक्ष में। किस महारत्न कंपनी ने 10 हाइड्रोजन ईंधन आधारित बस व कार लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है एनटीपीसी ने, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एनटीपीसी के द्वारा जो हाइड्रोजन ईंधन आधारित बस और कार हैं इन्हें लॉन्च किया गया है नई दिल्ली और लेह में, और अंडमान और निकोबार में भी लॉन्च किए जाने की योजना है। हाइड्रोजन ईंधन की एक खास बात यह होती है कि इसे ज़्यादा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक इसके अंदर ईंधन होता है तब तक इसका सेल ऑटोमेटिक चार्ज होता रहता है। एनटीपीसी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके हैं गुरदीप सिंह। और एनटीपीसी के द्वारा दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है उसका निर्माण किया जा रहा है गुजरात में। किस राज्य की सरकार ने 30 जून तक के सभी सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये प्रतिबंध लगाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में 30 जून तक किसी भी प्रकार का कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है जिससे भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो टीम 11 का भी गठन किया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। पूल परीक्षण की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? उत्तर प्रदेश ने। अपने सभी जो कम्युनिटी किचन है उनको गूगल मैप पर लिस्ट किसने किया सबसे पहले? तो ये भी किया उत्तर प्रदेश ने। वर्चुअल कोर्ट की भी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। और अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र नाम के 2 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अप्रैल 2020 में किस देश ने उत्तरी अरब सागर में एंटी शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान की नेवी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंटी शिप मिसाइलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से जहाज़ों और नावों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत के पास में भी कई सारी एंटी शिप मिसाइल हैं, जैसे कि निर्भय हो गया, धनुष हो गया, ब्रह्मोस हो गया। तो ये सारी भारत की एंटी शिप मिसाइल हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी जो सार्क समूह के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है पाकिस्तान ने। देवानंद कुंवर जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये पूर्व राज्यपाल थे 2 राज्यों के, एक तो था बिहार, दूसरा था त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। विजय मिश्रा जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ किस भाषा के नाटककार थे? तो ये नाटककार थे उड़िया भाषा के और अब इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये एक नाटककार होने के साथ साथ गीतकार भी थे, यानी कि सॉन्ग राइटर भी थे और पटकथा लेखक भी थे। तो अब इनका निधन हो गया है। चलिए कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य को सड़क परिवर्तन के लिए $82 मिलियन का ऋण दिया गया है। हैप्पी फॉर नो रीजन इस पुस्तक को लिखा है मंदिरा बेदी ने। किसने? मंदिरा बेदी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। रविंद्र कुमार ये हैं एक पहलवान और इन्हें नाडा के द्वारा 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण प्रतिबंधित किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला एकल की विजेता कौन रही? तो ये रही है यूएसए की सोफिया केनिन और पुरुष एकल के विजेता रहे नोवाक जोकोविच जो कि हैं सर्बिया के। 100 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के तीसरे पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हैं रॉस टेलर जो कि हैं न्यूजीलैंड के। ध्यान रखिएगा,
अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 100 T20, 100 अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच और 100 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं, तो वे हैं रॉस टेलर। और 100 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं शोएब मलिक, जो कि हैं पाकिस्तान के। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, कोविड-19 किट परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला संस्थान कौन बना। यानी कि इन्होंने एक किट बनाया था और उस किट से अब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या फिर संक्रमित नहीं है, उसकी अनुमति इन्हें मिल गई है। कोरोफ्लू नाम का जो टीका है यह किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है। मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक किसके द्वारा लॉन्च किया गया। और पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किस आईआईटी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।